हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम स्क्विड गेम सीजन 2 देखने वाले हैं। इस ड्रामा का हमें बहुत दिनों से इंतजार था। सीजन 1 बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। इस ड्रामा के पूरे 7 एपिसोड हैं। हम एक ही वीडियो में पूरे एपिसोड को कवर करेंगे। सीजन 1 हम में से बहुत लोगों ने देख लिया होगा। जो नहीं देखा उनके लिए एक रिकॉल दे देते हैं। कुछ लोगों के पास खाने के लिए भी पैसा नहीं रहता। उनका सिचुएशन कुछ ऐसा रहता है कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वैसे लोगों को चुन के एक गेम बनाते हैं। उस गेम में जो हार जाता है उसे गेम से ही नहीं बल्कि दुनिया से चले जाना होता है। ऐसे खतरनाक गेम को रईस लोग प्ले करते हैं। उनके लिए गरीबों को मारने वाला गेम एक फन गेम है। सिर्फ एक ही गेम को जीतेगा। जो जीतेगा उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। पैसे की लालच में बहुत सारे लोग उस गेम में हिस्सा लेते हैं। उन्हें ये नहीं बताते कि जो इस गेम में हारेगा वो मारा जाएगा। ड्रामा के हीरो उस गेम में विन करता है और उसे बहुत सारा पैसा मिलता है। वो सारा पैसा लेकर अपनी बेटी को देखने के लिए यूएस जाने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि जिस गेम में वो जीता था वही गेम फिर से प्ले कर रहे हैं। वो अपनी बेटी को देखने का प्लान बदल देता है और कहता है, इस गेम में मैं और किसी को मरने नहीं दूंगा। आगे सीजन 2 की कहानी देखते हैं। हीरो जीहुन अपनी बेटी को देखने के लिए यूएस जाने एयरपोर्ट आता है। तभी उसे वहाँ रिक्रूटर दिख जाता है जिसके साथ खेल के वो स्क्विड गेम में पहुंचा था। वो रिक्रूटर एक आदमी को कार्ड देके जाने लगता है। जीहुन उसका पीछा करता है। वो मेट्रो में चढ़ जाता है। जीहुन उस आदमी से कार्ड को लेता है। कार्ड में जो नंबर रहता है उसमें कॉल करता है। दूसरी तरफ एक आदमी कहता है, प्लेयर 456, तुम्हें यूएस अपनी बेटी को देखने चले जाना चाहिए। जीहुन कहता है, मैं तुम लोगों को गेम प्ले करने नहीं दूंगा। इस मौत के गेम को रोक के रहूंगा। वो एक शॉप से चाकू लेकर वॉशरूम में जाता है और अपने पूरे बॉडी को चेक करने लगता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी बॉडी में ट्रैकर लगा है, जिस कारण वे लोग इसके लोकेशन के बारे में पता लगा लेते हैं। उसके कान के पीछे उसे ट्रैकर मिल जाता है। वो कान के पीछे काट के ट्रैकर को बाहर निकालता है। जुनहो को दिखाते हैं जो पुलिस वाला था। वो अपने भाई को ढूंढते हुए उस आइलैंड में आया था जहाँ उसे पता चला कि उसका भाई ही उस गेम का लीडर फ्रंटमैन है। फ्रंटमैन ने अपने भाई के कंधे में गोली मार दी। वो पानी में गिर गया था और बहते हुए बहुत दूर चला गया। एक शिप के कैप्टन ने उसे बचाया था। 2 साल बाद दिखाते हैं जुनहो पुलिस से ट्रांसफर लेकर ट्रैफिक पुलिस में ज्वाइन कर लिया। उसने स्क्विड गेम के बारे में ऑफिसर को बताया था लेकिन किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। जुनहो अभी भी उस आइलैंड के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है। उसके सीनियर उसे वापस पुलिस में ज्वाइन करने को कहते हैं। जुनहो उसे मना कर देता है। हीरो एक मोटल में रहता है। वो इस मोटल को खरीद लिया है। सारी सीसीटीवी पर उसकी नजर रहती है। पिछले 2 सालों से हीरो उस रिक्रूटर को ढूंढ रहा है। उसे ढूंढने के लिए हीरो ने मिस्टर किम को लगाया है। मिस्टर किम जिसे हीरो ने पहले उधार लिया था। हीरो उसे बहुत सारा पैसा देकर कहता है कि मुझे किसी भी तरह रिक्रूटर चाहिए। 2 सालों से मिस्टर किम और उसके आदमियों ने रिक्रूटर को ढूंढ रहे हैं। वो उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था। हीरो किम को पैसे से भरा बैग देकर कहता है, 3 साल पहले मैं उस रिक्रूटर से मिला था। सुबह से रात तक उसे ढूंढो। जब तक वो मिल नहीं जाता उसे ढूंढते रहो। मिस्टर किम अपने दोस्त हुसोक से कहता है कि हम कल एक मीटिंग रखेंगे। उसमें हमारी टीम के सारे लोग आना चाहिए। जुनहो हर वीकेंड पर उसी कैप्टन के साथ पिछले 2 सालों से उस आइलैंड को ढूंढ रहा है लेकिन अब तक उसे उस आइलैंड का पता नहीं चला। कैप्टन जुनहो को दूसरी जगह बेहोश हालत में पाया था, इसलिए उसे पता नहीं चला कि वो किस आइलैंड से आया था। जुनहो वहाँ के बहुत सारे आइलैंड को चेक कर चुका था लेकिन अब तक उस आइलैंड को ढूंढ नहीं पाया। मिस्टर किम अपनी टीम के सारे लोगों को उस रिक्रूटर का पहचान बताने लगते हैं कि वो कैसा दिखता है। वो कोट शूट में रहेगा। उसके पास एक सूटकेस रहेगा जिसमें बहुत सारा पैसा रहता है। वो लोगों के साथ दागची खेलता है। हारने पर उन्हें थप्पड़ मारता है। ऐसा कोई भी आदमी अगर तुम लोगों को दिखे तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। वो उन्हें मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट में भेजता है। उसकी टीम के सभी लोग सुबह से शाम तक उस रिक्रूटर को ढूंढने लगते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। उस रिक्रूटर का पता नहीं चला। जुनहो वहाँ के सारे आइलैंड को चेक कर चुका था लेकिन उसे वो आइलैंड नहीं मिला जहाँ से वो नीचे पानी में गिरा था। इसलिए जुनहो आइलैंड को ढूंढना बंद करने का डिसाइड करता है। किम और हुसोक एक मेट्रो स्टेशन में बैठे रहते हैं। तब हुसोक कहता है कि ये सब जीहुन का वहम है। ऐसा कौन हो सकता है जो इतने डेंजर गेम को खेलने के लिए लोगों को ढूंढ रहा है? शायद जीहुन पागल हो गया है। किम कहते हैं कि वो 2 सालों में करोड़ों पैसे उस आदमी को ढूंढने के लिए उड़ा चुका है। वो पहला इंसान है जिसने हमारे सारे पैसे चुकाए हैं और हमें इस काम पे लगाया है। वो सामने उस रिक्रूटर को देख लेते हैं जो एक आदमी के साथ दागचे खेल रहा था। उस आदमी का नाम ली है। वो ली को एक कार देके जाने लगता है। मिस्टर किम हीरो को कॉल करके बताते हैं कि वो रिक्रूटर हमें मिल गया है। हम लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। ली को जुनही के पास से कॉल आता है जो हॉस्पिटल में थी लेकिन ली उसका कॉल अटेंड नहीं करता। किम रिक्रूटर का पीछा करते हुए आते हैं। रिक्रूटर एक दुकान में कुछ लॉटरी टिकट और बहुत सारे ब्रेड लेकर बाहर आता है। वो एक पार्क में जाता है जहाँ पर बहुत सारे होमलेस लोग थे। वो एक एक करके उन लोगों के पास जाता है। एक हाथ में लॉटरी टिकट और एक हाथ में ब्रेड रखा रहता है। उनमें से कुछ लोग लॉटरी टिकट को ही चूज करते हैं लेकिन उनमें से कोई भी लॉटरी नहीं जीतता। मिस्टर किम और हुसोक को समझ नहीं आ रहा था कि आदमी क्या कर रहा है। रिक्रूटर सारे बन को नीचे फेंक देता है। होमलेस लोग वहाँ आते हैं
और कहते हैं कि इसे फेंकने के बजाय हमें दे दो, हम खा लेंगे। वो कहता है कि मैंने तुम लोगों को एक ऑप्शन दिया था, लेकिन तुम लोगों ने पैसे के लालच में लॉटरी टिकट ले लिया, इसमें गलती तो तुम लोगों की है ना। ऐसा बोल के वो सारे बन को पैर से कुचलने लगता है, फिर वहाँ से चला जाता है। जीहुन उनका लोकेशन देख के उनके पास आ रहा था। ट्रैफिक पुलिस ओवर स्पीड की वजह से उसे रोक देते हैं। एक ट्रैफिक पुलिस जीहुन से चालान काटता है, फिर वहाँ से निकल जाता है। जुनू उसे पूछता है कि सब ठीक है ना, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। मैंने उसके डैशबोर्ड पर बहुत सारे टैबलेट देखे, उसे देख के मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। जुनू कहता है कि मैं कंट्रोल रूम में जाके उसके बारे में चेक करता हूँ। किम रिक्रूटर को फॉलो करते हुए एक गली में आते हैं। हुसोक कहता है कि हमें जीहुन के आने का वेट करना चाहिए। किम कहते हैं कि अगर ये निकल गया तो हमारे 1 बिलियन वॉन गए समझो, क्योंकि हीरो ने उनसे कहा था कि जो भी रिक्रूटर को पकड़ेगा मैं उसे 1 बिलियन वॉन दूंगा। वो दोनों उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। रिक्रूटर इन दोनों पर हमला कर देता है और उन्हें मारने लगता है। कुछ देर बाद हीरो उनका लोकेशन ट्रैक करते हुए वहाँ पहुँचता है। उसे एक जगह पर खून दिखाई देता है। वहाँ पड़े चाकू को देख के वो पहचान जाता है कि ये चाकू किम का है। रिक्रूटर एक बिल्डिंग के ऊपर से हीरो को वॉच कर रहा था। हीरो समझ जाता है कि किम और हुसोक मुसीबत में होंगे, इसलिए वो आसपास की गली में उन्हें ढूंढने लगता है। जुनहो को कंट्रोल रूम से पता चल जाता है कि वो कार वाला आदमी जीहुन है, जिसे उसने उस गेम के अंदर देखा था। जब वो जीत के बाहर आया था, एक बार जुनहो उसे मिलने गया था और उसे कहा था कि डेंजर गेम खेलने वाले आइलैंड को ढूंढने में मेरी मदद करो, लेकिन हीरो ने उसे मना कर दिया था, क्योंकि हीरो उस समय अपने दोस्तों के खोने के गम में था। जीहुन के कार के डिटेल को निकाल लेता है, कार के बारे में इंक्वायरी करता है। उसे पता चलता है कि शनशन कैपिटल कंपनी के नाम से एक कार को रेंट पर लिया गया है। जुनहो उनसे वहाँ का एड्रेस ले लेता है। किम और हुसोक को रिक्रूटर हाथ पैर को बांध के रखता है। वो उनके साथ एक गेम खेलता है। वो बंदूक में एक गोली डालता है, फिर उन्हें रॉक पेपर सीजर खेलने को कहता है। जो हारेगा उन पर गोली चलेगी। पहले राउंड में दोनों बच जाते हैं। फिर रिक्रूटर बंदूक में 5 गोली डाल देता है, सिर्फ एक को खाली रखता है। उन्हें खेलने को कहता है। दोनों डर के कांपने लगते हैं। किम जानबूझ के हार जाते हैं। रिक्रूटर गोली चला देता है। जुनहो शनशन कैपिटल कंपनी में पहुंचता है। उसे पता चलता है कि ये कंपनी मिस्टर किम की है। वो एक पाइप को पकड़ के ऊपर जाता है, वहाँ की सारी चीजों को चेक करने लगता है। उसे वहाँ पर रिक्रूटर का पुतला मिलता है, जिसके ऊपर स्क्विड गेम का कार्ड चिपका हुआ था और बोर्ड पर उसकी सारी डिटेल लिखी हुई थी। वो समझ जाता है कि उस गेम के बारे में कुछ तो यहाँ पे चल रहा है। तभी वहाँ पे किम का एक आदमी आता है। वो फोन पे किसी को बताता है कि उन लोगों को रिक्रूटर मिल गया है, किम ने उसे ढूंढ लिया है, मैं अपना हथियार लेके वहाँ पहुँचता हूँ। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद जुनहो को वहाँ पर जीहुन का फाइल मिलता है, जिसमें उस मोटेल का एड्रेस रहता है। जीहुन मोटेल पहुँचता है। वहाँ पर लाइट ऑन रहती है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई है। वो देखता है कि वहाँ पर रिक्रूटर खड़ा है। वो हीरो को देखकर कहता है कि 2 सालों से तुम मुझे ढूंढ रहे हो, आखिर क्या चाहिए तुम्हें? तुमने तो इतने सारे पैसे जीते हैं, अपनी लाइफ का एंजॉय करो, मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? हीरो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। रिक्रूटर कहता है मैं उन्हें बता दूंगा। जीहुन कहता है मैं तुम जैसे पालतू कुत्तों से बात नहीं करता, ना ही तुम जैसा आदमी मेरी बात समझ सकता है। मुझे एक बार तुम्हारे बॉस से मिलना है। रिक्रूटर अपने बारे में बताता है। वो बहुत सारे कर्ज में डूबा हुआ था। इसे भी ऑफर आया था स्क्विड गेम ज्वाइन करने के लिए, लेकिन सोल्जर के लिए जो पिंक शूट पहने रहते थे। जब वो पिंक शूट वाला सोल्जर था तब बहुत सारे लोगों को उसने मारा था। उस गेम में तो उसने अपने पिताजी को मार दिया था, क्योंकि उस समय उसके पिताजी एक प्लेयर बन के आए थे। तब से वो उस गेम में है। वो हीरो से कहता है कि मेरे बॉस का एड्रेस मेरे पैकेट में है, अगर तुम्हें वो एड्रेस चाहिए तो मेरे साथ एक गेम खेलना होगा। अगर तुम्हारी लक ने तुम्हारा साथ दिया तो तुम्हें पता मिल जाएगा। वो गन में एक गोली डालता है। दोनों गेम खेलना चालू करते हैं। पहले राउंड में दोनों बच जाते हैं, दूसरे राउंड में भी दोनों बच जाते हैं। जीहुन की बारी आती है। रिक्रूटर कहता है तुम सोच रहे होगे कि रूल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास गन है। तुम मुझ पर गोली चला दोगे और मुझे मार डालोगे। तुम ऐसे ही करोगे मैं जानता हूँ। लेकिन जीहुन खुद पे ही गोली चलाता है, लेकिन वो बच जाता है। अब रिक्रूटर की बारी आती है। हीरो रिक्रूटर से कहता है तुम्हें लग रहा होगा कि रूल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बंदूक उठा के तुम मुझे गोली मार सकते हो। तुम अपने बॉस के पालतू कुत्ते हो, उसके ऑर्डर पर तुम दौड़ते हो और भौंकते हो। ये सुन के रिक्रूटर खुद पे गोली मार लेता है। तभी वहाँ पर जुनहो पहुँच जाता है। वो मोटेल के सारे रूम को चेक करने लगता है। एक रूम में उसे हुसोक मिल जाता है, जिसे रिक्रूटर ने बांध के रखा था। उसे जीहुन के रूम का नंबर पूछता है। हीरो को रिक्रूटर के जेब से एक कार्ड मिलता है, जिसमें 31 अक्टूबर की डेट थी और एक जगह का एड्रेस था। रिक्रूटर ने बताया था कि जो एड्रेस उसके पैकेट में है वहाँ पर उसका बॉस है। वहाँ जुनहो पहुँच जाता है और हीरो को गन पॉइंट पे खड़ा कर देता है। तभी वहाँ हुसोक आकर जुनहो के सर पर मार देता है, जिसे वो बेहोश हो जाता है। हुसोक हीरो को बताता है कि रिक्रूटर ने मिस्टर किम को मार डाला। एक लड़की को दिखाते जिसका नाम है नोल, जो कुछ साल पहले नॉर्थ कोरिया से भाग के साउथ कोरिया आई थी। इसकी भी सिचुएशन बहुत ही खराब रहती है। हीरो जुनहो को हथकड़ी से बांध के रखता है। उसके होश आते उससे पूछने लगता है। वो 2 साल से रिक्रूटर को ढूंढ रहा था। आज मुझे उस फ्रेंड मैन का पता मिल चुका है। हीरो उससे पूछता है कि तुम इस गेम के पीछे क्यों पड़े हो। जुनहो बताता है कि वो अपने भाई को ढूंढते हुए वहाँ पहुंचा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस गेम का फ्रंट मैन ही उसका भाई है। वो बताता है कि पिछले गेम में
जब वो पिंक सोल्जर के ड्रेस में था तब वो उससे मिल चुका था। हीरो को भी वो बात याद आती है। जुनहो पूछता है कि फ्रंटमैन मिलते तुम उसे मार डालोगे। हीरो कहता है कि उसे मारने से कुछ नहीं होगा, वो तो सिर्फ उस गेम को चलाने वाला लीडर है। ये डेडली गेम अमीर लोगों ने बनाया है जो लोगों को मरता हुआ देख के बहुत एंजॉय करते हैं। हमें उन सब लोगों को खत्म करना होगा, उसके लिए हमें फ्रंटमैन से मिलना जरूरी है। जुनहो को जो मालूम है उसे हीरो को बताता है। वहाँ पर कितने वीआईपी आए थे और ये गेम कब से चल रहा है, इन सब के बारे में हीरो को भी पता नहीं था। जुनहो हीरो से कहता है कि हम दोनों मिलकर उसे ढूंढेंगे। हीरो से कहता है इसके लिए तुम्हें पुलिस की जॉब छोड़नी होगी। जुनहो मान जाता है। वो अपने भाई को वापस लाना चाहता है, इसके लिए उन्हें हथियार की जरूरत है। उन दोनों को उस रूम में लेकर जाता है जहाँ पर उसके जीते हुए बहुत सारे पैसे रहते हैं। पैसा देख के हुसो को विश्वास होता है कि इसने गेम में जीता है। हीरो उन्हें एक रूम में लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारे गन्स रहते हैं। उस रूम को उसने साउंड प्रूफ बना दिया था ताकि यहाँ से गन की आवाज बाहर न जाए। हीरो यहाँ पर गन चलाने की प्रैक्टिस करता था। उनसे लड़ने के लिए उन्हें एक टीम की जरूरत रहती है। हुसो कहता है कि मैं टीम को अरेंज कर दूंगा। नोएल बन्नी वाला मास्क पहनकर चिल्ड्रंस पार्क में काम करती है। वो एक बच्ची को टॉफी देती है। वो बच्ची उसका ड्राइंग बनाकर उसके पीछे पीछे आ जाती है। नोएल को ड्राइंग देती है। तभी वहाँ पर बनी हेड को उतारकर जोर जोर से बात करने लगते हैं। उन्हें देख के वो बच्ची रोने लगती है। उस बच्ची के डैड ढूंढते हुए आ जाते हैं और उसे लेकर जाते हैं। एक आदमी बताता है कि इस बच्ची को कैंसर है, ट्रीटमेंट के लिए उसके डैड के पास पैसे नहीं है। उस बच्ची के बारे में सोच के नोएल बहुत ही इमोशनल होती है क्योंकि इसका भी एक बच्चा है जो नॉर्थ कोरिया में छूट गया है। अपने बच्चे को एजेंट के थ्रू साउथ कोरिया में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो एजेंट उस बच्चे का कुछ पता नहीं लगा पा रहा था। नोएल उसे रिक्वेस्ट करती है कि किसी भी तरह उसके बच्चे को ढूंढ के ला दे। हीरो अपनी दोस्त की मॉम को देखने के लिए जाता है। उनके साथ सेबियोक का भाई रहता है। सीजन 1 में टॉप 3 में जो लड़की थी ये उसी का भाई है। उस बच्चे को हीरो ने इनके पास लेकर आया था और उन्हें बहुत सारा पैसा देता है ताकि उस बच्चे की अच्छे से परवरिश करे। हीरो नॉर्थ कोरिया से सेबियोक की माँ को लाने के लिए एजेंट से कहता है। एजेंट हीरो को बताता है कि सेबियोक की मॉम नॉर्थ कोरिया जेल से रिहा हो चुकी है, उन्हें यहाँ लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। हीरो कहता है उन्हें लाने के लिए कितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, बस तुम उन्हें यहाँ लेकर आ जाओ। एजेंट कहता है कि तुम पहले से मुझे बहुत पैसा दे चुके हो। हीरो एजेंट को सांगहो के मॉम का एड्रेस देता है और बताता है कि सेबियोक का भाई इनके पास है, अगर सेबियोक की मॉम मिल गई तो तुम इनसे मिला देना। नोएल का घर नहीं है इसलिए वो अपने कार में ही सोती है। रात को एक आदमी आता है और उसे स्क्विड गेम का कार्ड देके चला जाता है। अगले दिन वो जाकर बनने वाला काम छोड़ देती है। बाहर आते वो देखती है कि छोटी बच्ची की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। ये देख के नोएल को बहुत बुरा लगता है। हीरो अपने दांत में एक ट्रैकर लगाता है ताकि उसका लोकेशन जुनहो और उसके टीम के सभी लोगों को पता चले। हुसोक ने एक टीम तैयार कर ली थी। ये सभी एक्स स्पेशल फोर्स वाले थे। सब लोग वहीं पर शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं। नोएल कार्ड के पीछे वाले नंबर पर फोन करती है। उसका पिकअप डेट होता है 31 अक्टूबर, जो कल का ही डेट है। हीरो की टीम एक जगह पर पहुंचती है जहां पर पार्टी चलती है। हीरो अपने साथ पार्टी में हुसोक को लेकर जाता है। जुनहो बाकी सब लोगों को बाहर नजर रखने को कहता है। जुनहो 2 पिंक शूट वाले सोल्जर को क्लब के अंदर जाते हुए देखता है। वो हीरो को बताता है। जुनहो भी उनके पीछे क्लब के अंदर जाने लगता है। एक पिंक सोल्जर हीरो को अपने पीछे आने के लिए कहता है। दूसरा सोल्जर हुसोक को शॉक देकर बेहोश कर देता है। हीरो का लोकेशन ट्रैक करते हुए जुनहो उसके पीछे जाता है। पिंक सोल्जर हीरो को कार में बैठने के लिए कहता है। जुनहो उन्हें जाते हुए देख लेता है। वो अपनी टीम को कार के बारे में बताता है। तभी उस कार को फॉलो करने लगते हैं। कार के अंदर के स्पीकर से फ्रंटमैन की आवाज आती है। वो हीरो से कहता है कि तुम इस गेम के पीछे क्यों पड़ रहे हो, पैसे तुमने जीत ली है, अपनी लाइफ का एंजॉय करो। हीरो कहता है वो पैसे 455 लोगों के खून से रंगे हुए हैं, तुम लोगों ने बेरहमी से मार डाला। फ्रंटमैन कहता है वे लोग दुनिया के फेंके हुए कचरे थे, वैसे भी इस दुनिया में वे लोग घुट घुट के मर रहे थे, मैंने तो उनका काम आसान कर दिया। हीरो उसे एक गेम को बंद करने के लिए कहता है। उनकी बातें जुनहो भी सुनता है। जुनहो अपनी टीम से उस कार को ओवरटेक करने को कहता है। एक पिंक सोल्जर उनकी कार के टायर पर गोली चलाता है। फ्रंटमैन हीरो से कहता है ये सब तुम्हारा प्लान था, तुम मुझे किडनैप करना चाहते हो, तुम्हें लगा कि मुझे किडनैप करना इतना आसान होगा। हीरो फ्रंटमैन से कहता है कि मुझे फिर से वो गेम खेलना है, मुझे फिर से वहाँ ले चलो। फ्रंटमैन कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी। कार के अंदर से गैस रिलीज होता है जिससे हीरो बेहोश हो जाता है। तभी पता चलता है कि कार को फ्रंटमैन ही चला रहा था। नोएल को दिए गए लोकेशन पर वो पहुंच जाती है। वो एक रूम में जाती है और पिंक कलर का सूट पहनती है, यानी इसे सोल्जर बनने का ऑफर मिला था। जुनहो कैप्टन की शिप से अपने टीम के लोगों को लेकर हीरो के लोकेशन को ट्रैक करते हुए निकलते हैं। हीरो को होश आता है। वो देखता है कि वो गेम के अंदर पहुंच चुका है। इस बार भी उसका नंबर था 456। तभी वहाँ पर पिंक सोल्जर आते हैं और उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि 6 दिन में 6 गेम खेले जाएंगे। कोई भी खेल के बीच खेल खेलने से मना नहीं कर सकता। हार जाने पर बाहर निकाले जाओगे। हर गेम के बाद वोटिंग होगी। वहाँ के प्लेयर कुछ न कुछ कंप्लेंट कर रहे थे। कोई कहता है कि हमें क्यों किडनैप करके लाए हो, हमारे कपड़े और शूज कहाँ हैं, तुम लोग अपने चेहरे क्यों छुपा रहे हो। तभी सोल्जर उनकी वीडियो को प्ले करते हैं, जिस वीडियो में ये लोग थप्पड़ खाकर रिक्रूटर के साथ गेम खेल रहे थे और अपने कर्जे के बारे में बता रहे थे। एक ओल्ड मैन को बिलियन से ज्यादा कर्जा था। इस प्लेयर में माँ बेटे भी आए हैं।
एक फेमस ट्रैपर थैनोस, ली नाम का आदमी जिसे दागची खेलते हुए हीरो ने देखा था। ली एक यूट्यूबर था। ली के बताए गए क्रिप्टो पर इन्वेस्ट करके बहुत से लोगों के बिलियंस में पैसे डूब गए थे, जिनमें से एक था थैनोस और एक था नामग्यू। वो ली को मारने के लिए आते हैं क्योंकि थैनोस के 500 मिलियन वॉन क्रिप्टो की वजह से डूबे हैं। सोल्जर उन्हें दूर जाने के लिए कहते हैं। उन प्लेयर में हिंजो नाम की ट्रांस गर्ल भी रहती है। सोल्जर से प्राइस मनी के बारे में पूछते हैं। सोल्जर बताते हैं कि कितना प्राइस मिलेगा उन्हें। 45.6 बिलियन वॉन। सबको फॉर्म में साइन कराया जाता है। जुनहुई को दिखाते हैं जो ली को जानती थी लेकिन उसके पास नहीं जाती। हीरो के ट्रैकर को ट्रैक करते हुए से उस आइलैंड की तरफ जाते हैं। गेम के लिए सब लोग एक जगह पर जाते हैं। वहाँ पर हीरो को अपना दोस्त जोंगबे मिलता है। हीरो उसे देख के शॉक हो जाता है और पूछता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। वो बताता है कि उसकी वाइफ ने उसे डिवोर्स दे दिया और उसकी बेटी को लेकर चली गई। उसके पर बहुत सारा कर्ज है, इसलिए मैं पैसे के लिए यहाँ आया हूँ। वो हीरो से पूछता है कि तू 3 साल से कहाँ था। हीरो कहता है कि मैं तुम्हें इस बारे में बाद में बताऊंगा, तू हर वक्त मेरे साथ ही रहेगा और जब मैं बोलूंगा वही तू करेगा। जोंगबे उसकी बातें मान लेता है। सबकी एक एक करके फोटो लेते हैं। जुनहो अपनी टीम के साथ उस आइलैंड पे पहुंच जाता है। वे लोग उस आइलैंड पर एक ड्रोन को छोड़ते हैं और उसका फुटेज को चेक करने लगते हैं। उनकी टीम के कुछ लोगों को ट्रैकर की लोकेशन पर भेजते हैं। आइलैंड के ऊपर का हिस्सा खुलता है जहाँ पर गेम स्टार्ट होने वाली थी। इस गेम के बारे में सिर्फ हीरो को ही पता था। बाकी लोग इस गेम से अनजान बहुत ही मजे में रहते हैं। हीरो सोचता है कि अभी तक तो जुनहो को यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। वहाँ पर एक आदमी मछली पकड़ रहा था। उसके पास उनको ट्रैकर का लोकेशन मिलता है। हीरो अपना दांत निकाल के देखता है, उसमें से वो ट्रैकर गायब रहता है। जो आदमी मछली पकड़ रहा था उसके चारे में हीरो का ट्रैकर मिलता है। ये देख के वे लोग समझ आते हैं कि उन्हें गुमराह किया गया है। वो आदमी को पूछने से वो बताता है कि ये चारे का डब्बा उसे एक आदमी ने दे के गया था। होसुक जुनहो को बताता है। जुनहो को पता चल जाता है कि फ्रंटमैन को इस प्लान के बारे में पता था। ये वो आइलैंड नहीं है जिन्हें वो ढूंढ रहे थे। उन्हें गुमराह करने के लिए ऐसा किया गया था। फ्रंटमैन गेम को शुरू करने का ऑर्डर देता है। गेम के बारे में बताने से पहले हीरो सबके सामने आता है। वो उनको बताता है कि कोई भी हिलना मत, नहीं तो मारे जाओगे। गाना रुकने पर सबको एकदम फ्रीज हो जाना है। अगर हिले तो गोली मार दिया जाएगा। सब लोग उस पर हंसते और कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है, ये तो एक गेम है, हमें गोली क्यों मारेंगे। कोई भी उसके बात पर विश्वास नहीं करता। हीरो उनको गेम के बारे में बताते रहता है। वो उनको बताता है कि डॉल के पीछे मुड़ने के बाद कोई भी नहीं हिलना। उसकी बातें सुन के 2-3 बार सब लोग बच जाते हैं। हीरो अपना मुंह को ढककर इस गेम के बारे में बताते रहता है। एक लड़की के गले में मक्खी बैठ जाती है। वो लड़की हिल जाती है। तुरंत उसे शूट कर दिया जाता है। उसे देख के एक और लेडी चिल्ला देती है। उसे भी मार दिया जाता है। ये देख के सब लोग डर के भागने लगते हैं। एक एक करके सबको शूट करने लगते हैं। हीरो उनको बताता है कि कोई भी अपने जगह से ना हिले। कुछ लोग उसकी बातें सुन के रुक जाते हैं। जो डर के भागने लगते वो सभी मारे जाते हैं। इन्हें गोली मारने वाले में से एक थी नाउल। एक गेम को देख के सब लोग डर जाते हैं। अगले 2 राउंड कोई भी अपने जगह से नहीं हिलता। हीरो सामने आता है। अपना मुंह को ढककर सबको बताता है कि 5 मिनट का टाइम खत्म होने से पहले हमें उस डेडलाइन को क्रॉस करना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। हीरो सबसे कहता है कि सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ, लंबे लोग आगे खड़े हो जाओ और जो हाइट में छोटे हैं वो उनके पीछे खड़े हो जाएं, ताकि वो डॉल की आंखें सबको देख ना पाए। सब लोग ऐसे ही करते हैं। थैनोस अपने लॉकेट में ड्रग्स छुपा के लाया था। वो डर के कारण उसे खा लेता है। हीरो ने जैसा कहा था सब लोग वैसे ही करते हैं। हीरो का दोस्त उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूँ। थैनोस अचानक से पागल जैसी हरकतें करने लगता है। वो अपने सामने खड़े लोगों को पकड़ के धकेल देता है, जिससे वो सभी मारे जाते हैं। नायुल नोटिस करती है कि उन प्लेयर्स में कैंसर वाली बच्ची के डैड भी हैं। जुनहुई को पेट में दर्द होने लगता है। हीरो जैसे इंस्ट्रक्शन देता है बाकी लोग वैसे ही फॉलो करते हुए आते हैं। सभी लोगों को हीरो उस लाइन के पार लेकर आ जाता है। एक आदमी हिलता है, उसके पैर में गोली लग जाती है। वो रेड लाइन के थोड़े ही दूर में था। हीरो उसे देख लेता है। सिर्फ 20 सेकंड बचे रहते हैं। वो भागकर जाकर उसे उठाता है। ट्रांस गर्ल उसकी हेल्प करने के लिए आती है। दोनों उसे उठाकर लेकर आ जाते हैं। रेड लाइन क्रॉस करने के बाद भी जो आदमी के पैर पे गोली लगी थी उसे मार डालते हैं, क्योंकि वो पहले ही एलिमिनेट हो चुका था। उसके सर पर गोली नाउल ने मारी थी। ये देख के बाकी शूटर को गुस्सा आता है। अंधेरा होते जाता है। जुनहो की टीम वापस जाने के बारे में सोचती है। प्लेयर्स के रूम के अंदर सब डरे हुए रहते हैं। जोंगबे हीरो से पूछता है कि तुम्हें इस गेम के बारे में कैसे मालूम। हीरो कहता है कि मैं तुम्हें इस बारे में बाद में बताऊंगा। तभी वहाँ पर पिंक सोल्जर आते हैं। उन्हें देख के कुछ लोग रोने लगते हैं कि उन्हें बाहर जाने के लिए दें। सोल्जर कहते कि डरने की कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ एक गेम है। गेम्स के रूल है कि जो डिस्क्वालीफाई होगा उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ओल्ड लेडी रोते हुए कहती है कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें बाहर जाने दो, मैं मेहनत करके पैसे कमा लूंगी। सब लोग रोने लगते कि उन्हें बाहर जाने दे। हीरो सोल्जर से कहता है कि हम लोग वोट करें तो गेम को रुका सकते हैं। सोल्जर कहता है कि तुमने ठीक कहा, 91 लोग इस गेम से एलिमिनेट हो चुके हैं। वोटिंग से पहले प्राइस मनी देख लो। तभी ऊपर रखे पिगी बैंक में पैसे भरने लगते हैं।
अभी तक के पूरे जीते हुए पैसे 9.1 बिलियन वॉन हुआ है। सोल्जर बताता है कि बाकी बचे 365 लोगों में हर एक को 20 मिलियन वॉन मिलेंगे। एक ओल्ड मैन कहता है कि 20 मिलियन में हमारा क्या होगा, इसमें तो हमारा कर्जा भी नहीं चुकेगा। कुछ लोग उस ओल्ड मैन की बातें सुनकर गेम खेलने के लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि सबको पैसे की जरूरत थी। सोल्जर्स वोटिंग को अनाउंस करते हैं। प्लेयर नंबर 456 से वोटिंग शुरू होती है। जो हीरो है, जो लोग गेम नहीं खेलना चाहते वे लोग क्रॉस बजल दबाएंगे। फिर वो लोग एक्स ग्रुप में आ जाएंगे। जो लोग खेलना चाहेंगे वे लोग ओ बजल दबाकर वो साइड में आ जाएंगे। उन लोगों को एक्स और ओ का बैच दिया जाता है ताकि पहचाना जा सके कि कौन खेलना चाहता है और कौन नहीं खेलना चाहता है। हीरो एक्स दबाकर हीरो दूसरों को समझाने की कोशिश करता है कि इस गेम में कितना खतरा है, क्योंकि पैसे के लालच में बहुत सारे लोग ओ की तरफ वोट कर रहे थे। वो सबसे कहता है कि अगर हमने गेम को नहीं रोका तो हम सब मारे जाएंगे। तभी ओल्ड मैन आकर हीरो को डांटने लगता है। कुछ लोग आकर हीरो से कहते हैं कि तुम हम लोगों को डरा रहे हो, तुम्हारी वजह से हम लोग ठीक से खेल नहीं पाए। जोंगबे कहता है कि इसकी वजह से हम लोग सब जिंदा हैं, नहीं तो हम सब मर गए होते। थैनोस हीरो से पूछता है कि तुम्हें पता कैसे था कि हम पे गोली चलने वाली है। ओल्ड मैन कहता है कहीं तुम इन लोगों के आदमी तो नहीं हो, वे लोग तुझे डराने के लिए यहाँ पे भेजे होंगे। इस बात को लेकर ओल्ड मैन जोंगबे के बीच में लड़ाई हो जाती है। ओल्ड लेडी आके उन्हें रोकती है। वो सबको कहती है कि इसी की वजह से हम सब जिंदा हैं। ये जो कह रहा है हमको उसकी बात को माननी चाहिए। हमें एक गेम को रोक के यहाँ से चले जाना चाहिए। एक्स टीम और ओ टीम में बहस हो जाती है। उनकी लड़ाई को देख के हीरो जोर से चिल्लाकर कहता है कि ये गेम को मैं पहले खेल चुका हूँ। 3 साल पहले मैं तुम लोगों की तरह यहाँ पर आया था। मेरे साथ आए 455 लोग, सारे मारे गए थे। एक आदमी कहता है यानी तू उस गेम का फाइनल विनर था। ओल्ड मैन पूछता है उतना सारा पैसा तुम जीत चुके हो। थैनोस कहता है कि तुझे इस गेम के बारे में मालूम है, तू हम सब लोगों को इस गेम के बारे में बता सकता है क्योंकि तुझे तो सब कुछ पता है। ओल्ड मैन कहता है कि जब एक विनर हमारे साथ है तो हम आराम से ये गेम को जीत सकते हैं। ये सुन के बहुत सारे लोग खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। हीरो कहता है कि मेरे साथ आए सारे लोग मारे जा चुके थे, वैसे एक एक करके सब लोग मर जाएंगे, इसलिए गेम बंद करके सब लोग यहाँ से निकलो। एक सोल्जर हीरो को धमकाकर दूसरी तरफ लेकर जाता है ताकि वोटिंग प्रोसेस में डिस्टर्ब न हो। फिर से सब लोग वोटिंग शुरू करते हैं। दोनों साइड 182 वोट रहते हैं। सिर्फ एक प्लेयर बचा रहता है, प्लेयर नंबर 1। उसी की वोट से डिसाइड होने वाला था कि आगे क्या होगा। नंबर 1 जाकर ओ साइड वोट दे देता है, यानी इन्हें गेम खेलना पड़ेगा। तभी नंबर 1 का फेस दिखाते हैं। ये नंबर 1 फ्रंट मैन है। कॉफिन में भरे लाशों को जलाने के लिए लेकर जाते हैं। कुछ कॉफिन में कौन सी क्रॉस का सिंबल बना रहता है। सब लोगों को खाने के लिए खाना दिया जाता है। हीरो को खाने का मन ही नहीं करता। जोंगबे हीरो से कहता है कि अगर हम वोट में जीत भी जाते तो 20 मिलियन से मेरा कर्जा खत्म नहीं होगा, इसलिए चलो एक और गेम खेल लेते हैं, कुछ और पैसा मिल जाएगा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। हीरो कहता है कि पिछले बार भी कुछ लोगों ने ऐसे ही कहा था, वे सबके सब मारे गए। तभी वहाँ पर नंबर 1 के साथ कुछ लोग हीरो के पास आते हैं। नंबर 1 हीरो से कहता है कि तुम पहले भी एक गेम खेल चुके थे, तुम्हें तो इस गेम के बारे में सब मालूम है। तुम्हारी बात सुन के मैं वो बटन दबाया ताकि थोड़ा और ज्यादा पैसा लेकर यहाँ से चले जाएंगे। बताओ कि अगला गेम क्या होगा। हीरो उसको बताता है कि रेड लाइट ग्रीन लाइन के बाद हमने दाल खोना खेला था, यानी शुगर कैंडी में से वो शेप निकालने वाला गेम। वो पूछता है कि उनमें से कौन सा गेम इसी था। हीरो कहता है कि ट्रायंगल। सबसे मुश्किल था अम्ब्रेला। नंबर 1 पूछता है कि जिन्होंने अम्ब्रेला चूज किया होगा वो तो सारे के सारे मर गए होंगे। ये सुन के हीरो को याद आता है कि उसने कितने मुश्किल से वो अम्ब्रेला को कंप्लीट किया था। ओल्ड मैन कहता है कि हम तो 365 लोग हैं, सबके सब तो ट्रायंगल नहीं ले सकते, इसलिए हम किसी और को इस बारे में नहीं बताएंगे। हीरो कहता है कि मैं सबको बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। बाकी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। कॉन्ग ये सुन के अपनी माँ को बताने जाता है, लेकिन वहाँ पर नहीं रहती, वो जुनहुई के पास रहती है क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जुनहुई प्रेग्नेंट है। कॉन्ग की माँ बहुत सारे डिलीवरी कराए थे, इसलिए वो जुनहुई को देख के पहचान जाती है कि ये प्रेग्नेंट है। वो उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। तभी कॉन्ग वहाँ आके अपनी माँ को लेकर जाता है। नंबर 1 आकर हीरो से पूछता है कि तुम तो सारा पैसा जीत चुके थे, फिर वापस क्यों आए? क्या तुमने सारे पैसे खर्च कर दिए? हीरो कहता है कि वो पैसे मेरे नहीं हैं, वो मरे हुए 455 लोगों के खून के पैसे हैं। ये पैसे भी वही हैं। नंबर 1 कहता है कि तुमने तो उन्हें नहीं मारा ना, तुम क्यों ये सब सोच रहे हो? हीरो से कहता है कि अगर तुम एक्स बटन दबा देते तो सारे लोग बच जाते। नंबर 1 कहता है कि मैंने अकेले नहीं दबाया, 182 लोग खेलना चाहते हैं। हीरो कहता है कि जो लोग खेलना नहीं चाहते उनका क्या? नंबर 1 कहता है कि अगर हम एक्स बटन दबा के बाहर चले जाते तो इन पैसे से हमारा क्या होता? इन पैसों से कोई भी अपना कर्जा नहीं चुका सकता। जोंगबे उनसे कहता है कि हमें कल के गेम पर ध्यान देना चाहिए। तभी वहाँ पर डेहो आता है। जोंगबे उसके हाथों में मरियंस का टैटू दिखता है। तभी हमें पता चलता है कि जोंगबे भी पहले मरियंस में था। डेहो उसे सैल्यूट करता है क्योंकि जोंगबे सीनियर था। हीरो, जोंगबे, डेहो और नंबर 1 ये लोग एक टीम बन जाते हैं। थैनोस जाकर ली को फिर से परेशान करने लगता है और उसे धमकी देता है कि उसके पैसे वापस लौटाने का। उसका खाना उसके मुंह पर फेंक देता है, जिस कारण इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। वो अपने दोस्त के साथ मिलकर ली को पीटने लगता है। जोंगबे और डेहो उन्हें रोकने के लिए जाने वाले थे। नंबर
वन वहाँ जाकर उन्हें लड़ाई करने से मना करता है। थैनोस नंबर 1 को डांटने लगता है। नंबर 1 उन दोनों को मारने लगता है। सब लोग नंबर 1 के लिए क्लैप करते हैं। नायुल उस कैंसर वाली बच्ची के डैड के बारे में सोच रही थी, क्योंकि वो किसी भी वक्त यहाँ पे मर सकते हैं। नाहुल को उस बच्ची की फिक्र हो रही थी। प्लेयर्स रूम में सब लोग रात को सो जाते हैं। नंबर 1 हीरो के पास आकर सॉरी कहता है रूडी बात करने के लिए। हीरो भी उसे सॉरी कहता है। नंबर 1 उसे अपनी फैमिली के बारे में बताता है। उसकी वाइफ को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। उसे एक नया लिवर चाहिए। उसका डोनर नहीं मिल रहा है। टेस्ट के दौरान उसे पता चला कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने अबॉर्शन करने को कहा। नंबर 1 की वाइफ बहुत ही जिद्दी थी। उसने कहा कि वो मर क्यों न जाए, वो अबॉर्शन नहीं कराएगी। इस ट्रीटमेंट में उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे। उसने जितना हो सके उतना पैसा उधार लिया। नंबर 1 के ऑफिस के पुराने क्लाइंट को इसके बारे में पता चला। उसने इसकी मदद करने के लिए कुछ पैसे दिए। ये देख के किसी ने कंप्लेंट कर दी कि इसने रिश्वत ली है। उस वजह से उसे जॉब से निकाल दिया गया। इसलिए वो पैसे का इंतजाम करने के लिए इस गेम में आया है। नंबर 1 जो स्टोरी बता रहा था ये सच है, लेकिन ये स्टोरी 5 साल पहले की है। 5 साल पहले नंबर 1 की वाइफ मर चुकी थी। नंबर 1 5 साल से इस गेम में है। नंबर 1 कहता है कि इसलिए मैं जितना ज्यादा हो सके उतना पैसा लेकर बाहर जाना चाहता हूँ अपनी वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए। उसकी बातें सुन के हीरो को उस पर दया आती है। दूसरी तरफ ऑर्गन्स ट्रांसफर का काम चलता है। जिस कॉफिन में क्रॉस का सिंबल होता है उसके अंदर के प्लेयर्स की जान बची रहती है। पिछले सीजन में इन प्लेयर्स में एक डॉक्टर था जो ऑर्गन्स निकालता था, लेकिन इस बार पिंक सोल्जर्स में कई लोग डॉक्टर हैं जो जिंदा लोगों की ऑर्गन्स की हेराफेरी कर रहे हैं। पिंक सोल्जर का चीफ ही इन लोगों को ऑर्गन्स निकालने को कहता है, जो कि कंट्रोल रूम से सब कुछ हैंडल करता है। इसलिए फ्रंटमैन को इनके कामों के बारे में पता नहीं चलता। जब से नायुल आई है उसने सब लोगों को जान से मार डाला। इस वजह से इन लोगों को ज्यादा हेल्थी ऑर्गन्स नहीं मिलती। ये लोग नायुल की शिकायत चीफ से करते हैं। चीफ नायुल को बात करने के लिए बुलाता है। वो नायुल से कहता है कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि तुम हमारे काम के बीच मत आना, लेकिन तुम प्लेयर्स को जान से मार रही हो। नायुल कहती है कि जो काम मुझे दिया गया है मैं वही कर रही हूँ। चीफ उसे पूछता है कि तुम्हें मालूम है ना कि हमारी पहली मुलाकात कब हुई थी? 7 साल पहले एक हॉस्पिटल के बेड में तुम पड़ी हुई थी। तुम्हारी हालत कैसी थी तुम्हें याद है ना? उनकी बातों से पता चलता है कि नाहुल नॉर्थ कोरिया की सोल्जर थी, लेकिन उसने किसी वजह से अपनी टीम के सारे सोल्जर को मार डाला था, जिस वजह से उसे नॉर्थ कोरिया से भागना पड़ा था। इस पर देशद्रोह का इल्जाम लगाकर उसकी सारी फैमिली को मार दिया गया। उसकी 1 साल की बेटी की लाश को किसी ने नहीं देखा था, इसलिए नायुल अपनी बेटी को उस एजेंट के थ्रू ढूंढ रही थी। चीफ उसे पूछता है कि तुम्हें किससे डर है? हमारे बॉस फ्रंटमैन से। उन्हें तो हमारे इस काम के बारे में कभी पता भी नहीं चलेगा, इसलिए मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। नायुल कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये बोल के वापस अपने रूम में चली जाती है। जुनहो क्राइम यूनिट में अपने सीनियर से मदद मांगने के लिए आता है। वो सबको बताता है कि जीहुन उस गेम में है, लेकिन वे लोग उसे सबूत मांगते हैं। जुनहो का सीनियर कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम जैसे बता रहे हो वैसे कोई आइलैंड नहीं है जहाँ पर ऐसा डेडली गेम खेला जाता हो। बिना सबूत के मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। जुनहो सोको से कहता है कि हमें और टीम बनाकर सारे आइलैंड में ढूंढना पड़ेगा, तभी हम गिहुन और बाकी लोगों को बचा सकेंगे। ली को देखने के लिए जुनहो ही आती है। तभी पता चलता है कि ये दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। ली ने उसे अबॉर्शन कराने को कहा था, लेकिन उसने नहीं कराया था। ली उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो? ली अबॉर्शन न कराने पर उस पर गुस्सा करता है। वो कहती है कि मैं कुछ पैसा कमा कर यहाँ से जाऊंगी ताकि मैं अपने बच्चे को अकेले पाल सकूं। ली उसे कहता है कि तुम इस हालत में कैसे गेम खेलोगी? वो उसे कहती है कि मुझसे जो हो सकेगा मैं कर लूंगी। तभी सेकंड गेम का अनाउंसमेंट होता है। ली कहता है बाहर जाकर हम बाकी की बातें करेंगे। जुनही कहती है कि मैं बाहर जाना चाहती थी, लेकिन तुम ये गेम को कंटिन्यू करना चाहते थे। चोंगबे और कुछ लोग ट्रायंगल के भरोसे रहते हैं। थानोस और उसका दोस्त एक टैबलेट खा लेते हैं। सब लोग गेम के लिए बाहर जाते हैं। वे लोग देखते हैं कि 2 बड़े बड़े सर्कल रहते हैं। ये देख के हीरो समझ जाता है कि ये कुछ नया गेम है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि ये गेम टीम में खेला जाएगा। 10 मिनट में सब लोगों को 5-5 लोगों का टीम बनाना होगा। नए गेम को देख के ओल्ड मैन हीरो पर गुस्सा करने लगता है। नंबर 1 वहाँ पर आकर उन लोगों को वहाँ से भेजता है। हीरो उन सभी से सॉरी कहता है। वो नंबर 1 से भी सॉरी कहता है। नंबर 1 कहता है कोई बात नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम चाहोगे तो हम एक टीम बन सकते हैं। उन्हें एक और प्लेयर चाहिए था। डेनू एक और प्लेयर लेने के लिए जाता है। ली जुनहुई को अपनी टीम में आने के लिए कहता है। वो उसे मना कर देती है क्योंकि उसे ली पर भरोसा नहीं था। सब लोग अपने लिए टीम ढूंढने लगते हैं। डेहो एक प्लेयर को लेकर आता है। जुनहुई हीरो की टीम में आती है। हीरो कहता है कि हम 5 जन हो चुके हैं। जुनहुई उनसे हेल्प मांगती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। जो प्लेयर आया था वो कहता है कि मेरी जगह तुम इस लड़की को ले लो। फिर वो दूसरा टीम ढूंढने के लिए चला जाता है। सब लोग अपनी अपनी टीम के साथ बैठ जाते हैं। गेम के बारे में बताते हैं। उन्हें बताया जाता है कि इस गेम में 5 प्लेयर के पैर बंधे रहेंगे। टीम के साथ एक छोटा सा मैराथन पूरा करना होगा। सर्कल के हर 10 मीटर पर उन्हें एक मिनी गेम खेलना होगा। एक गेम को जीतने के बाद ही अगले गेम में जाया जा सकता है। फर्स्ट गेम था दागची, वही रिक्रूटर वाला गेम। दूसरा मिनी गेम था फ्लाइंग स्टोन, जिसे एक पत्थर से दूर रखे पत्थर को मारना था। तीसरा गेम था गोंगी। चौथा गेम था लट्टू,
पांचवा गेम था जेकी गेम में बिना जमीन में गिराए जेकी को 5 बार पैरों से उछालना था। फिर अगला 10 मीटर चल के इन्हें रेस को कंप्लीट करना था। सब लोग प्लान करने लगते हैं कि कौन कौन सा गेम खेलेगा। 5 मिनट के अंदर इन 5 गेमों को जीतना होगा, नहीं तो ये लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। पहले 2 टीम की गेम शुरू होती है। दाक्षी गेम आसानी से जीत लेते हैं। स्टोन गेम में वे लोग फंस जाते हैं। दूसरी टीम दोनों मिनी गेम को जीत के तीसरे गेम में आ जाती है। उनकी टीम की एक लड़की गोंगी में फंस जाती है। पहली टीम उस गेम से आगे नहीं बढ़ पाती। ये 5 उसी गेम में मारे जाते हैं। ये देख के दूसरी टीम चौथे गेम में जाती है। लट्टू वाला गेम ये लोग कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन टाइम खत्म हो गया था, इसलिए 5 भी एलिमिनेट हो जाते हैं। ये देख के सभी लोग डरने लगते हैं। बाकी लोग ये प्लान करते हैं कि उन्हें क्या गेम खेलना चाहिए। लाश को उठाने के लिए कॉफिन लेकर आते हैं। पिंक सोल्जर नोटिस करते हैं कि कॉफिन के अंदर एक प्लेयर जिंदा है। वो कॉफिन को खोल के उस प्लेयर के सर पे गोली मार देती है। ये सोल्जर नोल थी। वो अपने चीफ की बात नहीं मानती। कंट्रोल रूम से ये सब देख के चीफ को बहुत गुस्सा आता है। अब बारी थी टीम 3 और 4 की। योंगजी की टीम बहुत ही डरी हुई रहती है। वो सबको मोटिवेट करती है। योंगमी कहती है कि वो दाक्षी खेलेगी। योंग कहता है कि मैं स्टोन गेम खेलूंगा। उसकी माँ गोंगी खेलेगी। शमन लट्टू खेलेगी। योंजो खेलेगी लास्ट गेम जेही। 5 रेडी हो जाते खेलने के लिए। ग्योन की टीम में 5 लोग रहते हैं। वो 5 लोगों को ढूंढने लगती है। उन्हें हेंजो की टीम मिल जाती है, जिनमें 4 लोग रहते हैं। हेंजो शमन को ढूंढने लग जाती है। उसे वो अकेली एक जगह पर दिखती है। वो उसे खींच कर लेकर आती है। ये लोग पूरे 10 जन हो जाते हैं। फिर सब लोग एक रूम के अंदर चले जाते हैं। 30 सेकंड के खत्म होते ही डोर ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। बाहर बचे सभी लोगों को एलिमिनेट कर देते हैं। रूम के अंदर से ये सब देख के सब डरने लगते हैं। सारे एलिमिनेट प्लेयर के लिए कॉफिन लाया जाता है। सेकंड राउंड शुरू होता है, जिसमें नंबर आता है 4। थॉमस अपनी टीम के एक आदमी को लात मार के गिरा देता है। नामगी, सैमी और मिन्सू के साथ एक रूम में चला जाता है। हेंजू की टीम शमन को छोड़ के बाकी 4 रूम में चले जाते हैं। नंबर उन चारों को भेज देता है। वो कहता है कि मैं किसी और टीम के साथ चला जाऊंगा। हीरो उसे अकेले ऐसे जाने नहीं देता। नंबर उन चारों को भेज देता है। बाकी के लोग 4 लोगों का टीम बना के रूम के अंदर चले जाते हैं। 30 सेकंड खत्म होते ही बाहर बाकी के बचे प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है। एक रूम में 3 लोग थे। वो समझ रहे थे कि उन्हें कोई नोटिस नहीं करेगा। अंदर सीसीटीवी कैमरा था, जिसे विलन पकड़े जाते हैं। उन तीनों को मार दिया जाता है। सारी लाशों को हटाने के बाद डोर ओपन होता है। बाहर खून को देख के मिर्चो की हालत खराब हो जाती है। हीरो की टीम नंबर 1 को ढूंढने लगती है। वो सेफली किसी और की टीम में था। उसे देख के चारों बहुत खुश होते हैं। तीसरा राउंड में नंबर 3 बोला जाता है। हिंजू की टीम 2-2 टीम में बढ़ जाती है और अपने लिए तीसरा प्लेयर ढूंढने लगते हैं। थैनोस मिन्चो और शैमी के बीच रॉक पेपर सीजर खेलने को कहता है। शैमी मिन्चो को अपने साथ चलने के लिए कहती है। वो अपना हाथ बढ़ाती है। मिन्चो सीजर दिखाता है, जिसे थैनोस उसे लेकर चले जाते हैं। गोंग को 2 आदमी उठाकर ले जाते हैं। हीरो और नंबर 1 गोंग की मॉम को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, जिससे वो बच जाती है। हिंजो और योंगमी भी बच जाते हैं, क्योंकि उन्हें कैंसर वाली बच्ची का फादर मिल गया था, जिसका नाम पार्क है। शैमी भी एक टीम में चली गई थी। मिन्सो उसे नजरें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि उसे छोड़ के चला गया था। गोंग अपनी मॉम को सॉरी कहता है। वो कहता है कि अब से उनका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। हीरो, जोंगबे, डेहो एक साथ रहते हैं। चौथा राउंड शुरू होता है। उसमें 6 नंबर बताया जाता है। हीरो की टीम में 5 लोग रहते हैं। डेहो जुहियो को अपने साथ लेकर जाता है। हीरो, जोंगबे और पार्क 2 प्लेयर्स को ढूंढने के लिए निकलते हैं। दौड़ते हुए योंगमी किसी से टकरा जाती है, जिससे वो अपनी टीम से दूर जाके गिर जाती है। बाकी 5 लोग रूम में चले जाते हैं। योंजो योंगमिन को रूम में ना देखकर लेने बाहर जाती है। टाइम बहुत कम था। ली उस रूम के अंदर आ जाता है और डोर को क्लोज कर देता है, क्योंकि 30 सेकंड पूरे हो चुके थे। योंगमी बाहर से रूम को देखती है और दरवाजे को खोलने के लिए कहती है। तभी उसे गोली मार दी जाती है, जिससे योंजो और बाकी सब लोगों को बहुत दुख होता है। योंजो ली को मारने जाती है, क्योंकि उसकी वजह से वो बाहर छूट गई। ली कहता है कि सिर्फ 2 सेकंड बचे थे। अगर मैं नहीं आता तो तुम सब मारे जाते, और 2 सेकंड में तुम उसे अंदर नहीं ला पाती। उसकी बातें सबको सही लगता है। योंजो को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, क्योंकि योनमी यहाँ की पहली फ्रंट थी। अगला राउंड शुरू होता है। 156 प्लेयर्स ही बचे थे। सब लोग डर के सोचने लगते कि अगला नंबर क्या आएगा। नंबर 1 सोचता है कि 50 कमरे हैं, उसके हिसाब से नंबर 2 आ सकते हैं। तभी 2 नंबर बताया जाता है। सब लोग 2-2 जन की टीम में बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा क्राउड होता है। बहुत सारे लोग अपनी टीम से अलग हो जाते हैं। नंबर 1 जोंगबे रूम में जाते हैं। वहाँ पे पहले से एक आदमी रहता है। वो बाहर नहीं जा रहा था। नंबर 1 उसका गला दबाकर मार डालता है। नंबर 1 को ऐसा करता हुआ देख जोंगबे बहुत डर जाता है। जोनहो ड्रोन को भेजकर एक आइलैंड पर चेक करता है। उसे आइलैंड के ऊपरी हिस्से में कुछ अजीब दिखाई देता है। उसे चेक करने के लिए सब लोग उस जगह जाने लगते हैं। थैनोस और नामग्यो ने मिन्शु को छोड़ दिया था, लेकिन वो और शैमी दोनों किसी तरह बच जाते हैं। ली जुनहुई से कहता है कि हम बाहर जाने के बाद हम दोनों नई शुरुआत करेंगे। अभी 100 लोग बचे हैं। एक एक के हिस्से में 300 या 400 मिलियन होंगे। उन पैसों से मैं अपना सारा कर्जा उतार दूंगा। जो बचेगा उससे हम बच्चे के साथ नई जिंदगी जिएंगे। जुनहुई कहती है, अभी तुम्हें मेरे पैसे की पड़ी है। ली कहता है, मैं क्रिप्टो वगैरह छोड़ दूंगा
और बचे हुए पैसे को अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करूंगा। उसकी बातें सुनकर जुनही को उस पर भरोसा ही नहीं होता। वो उसे कहती कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अपने बच्चे को खुद पाल लूंगी। मम्मी को खोने की वजह से एंजो की टीम बहुत ही सैड बैठी रहती है। तेहो प्लेयर्स को गिन के आया था। ओ वाले 56 प्लेयर थे और एक्स वाले 44, यानी एक्स टीम में 12 प्लेयर्स कम हैं। डेहो कहता है कि गेम को देख के बहुत सारे लोग डर गए होंगे, चांसेस है कि कुछ लोग एक्स बटन दबाएंगे। नंबर 1 कहता है कि प्राइस मनी भी बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। प्राइस मनी को देख के कुछ लोग लालची भी हो जाएंगे। जितने ज्यादा लोग मरेंगे उतना ज्यादा पैसे में उन्हें हिस्सा मिलेगा। हीरो कहता है कि हमें कैसे भी करके ओ साइड के प्लेयर को मनाना होगा। नंबर 1 उसे ऐसा करने से मना करता है। अगर ओ वाले प्लेयर भड़क जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, जैसे तुमने कहा था। इस बात को लेकर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। जोंगबी और डेहो उन्हें शांत कराते हैं। वो कहते हैं कि बाद में देखा जाएगा। पिंक सोल्जर आते और प्राइस मनी दिखाते हैं। एक एक प्लेयर के हिस्से में 356 मिलियन वॉन है। चौथा गेम खेलना है या नहीं, इसके लिए वोटिंग शुरू होती है। वोट की शुरुआत होती है गेहुन से, जो एक्स बटन दबाता है। जोंगबे भी एक्स टीम में आता है। शमी भी एक्स दबाकर एक्स टीम में आ जाती है। थैनोस मिंशु को ओ दबाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो एक्स बटन दबाकर एक्स टीम में चला जाता है। हेंजो भी एक्स में आ जाती है। बाकी के बचे लोग एक्स वाले एक्स की तरफ आते हैं और ओ वाले ओ की तरफ जाते हैं। गोंग अपनी माँ की बात सुनकर एक्स में आ जाता है। हीरो और कितने प्लेयर चाहिए बोल के देखता है। जुनू अपनी टीम के साथ उस आइलैंड में आ जाता है। उसे एक पेड़ के नीचे एक रास्ता दिखाई देता है। एक आदमी उस दरवाजे को खोलने जाता है। वो जैसे दरवाजे पर हाथ रखता है वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। दोनों टीम में 48 प्लेयर रहते हैं। लास्ट में नंबर 1 और एक लड़की बचते हैं। वो लड़की पहले एक्स टीम में थी, वो ओ टीम में चली जाती है। लास्ट में नंबर 1 आता है। नंबर 1 को देखकर डर से जोंगबे का चेहरा बदलने लगता है, क्योंकि नंबर 1 ने उस गेम के दौरान एक आदमी को मार दिया था। वो हीरो से कहता है कि मुझे नंबर 1 को देख के डर लग रहा है। वो हीरो को बताने वाला था कि नंबर 1 ने गेम के दौरान एक आदमी को मारा था। तभी नंबर 1 क्रॉस बटन दबा देता है। ये देख के जोंगबे कुछ नहीं बताता। ये देख के सोल्जर बताते हैं कि ये वोट फिर से होगी, लेकिन अभी नहीं, कल सुबह। हीरो को समझ आ जाता है कि दोनों साइड 50-50 है। दोनों टीम जरूर लड़ेगी। जुनहो की टीम का एक आदमी मर चुका था और एक आदमी घायल था। ये देख के शिप का कैप्टन उन्हें वापस चलने को कहता है। जुनहो की टीम कहती है कि हमें उन्हें ढूंढना है, क्योंकि उन्हें हमारे बारे में पता चल चुका है, इसलिए उन्होंने हमारे लिए जाल बिछाया है। उन लोगों को ढूंढ के हम वापस जाएंगे। प्लेयर्स रूम में सबको खाना दिया जाता है। एक्स टीम वाले सब बैठ के बातें करते हैं। ओ टीम से एक जन को अपनी तरफ लेकर आना है, फिर कल सुबह हम सब घर निकल जाएंगे। गोंग ओ टीम से कहता है, एक हमारी टीम में आ जाओ, कल सुबह हम सब अपने अपने पैसे लेकर निकल जाएंगे। ये सुन के ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हारी टीम में से कोई हमारी टीम में आ जाओ, एक और गेम खेलेंगे और ज्यादा पैसा लेकर जाएंगे। अगर तुम सारे मर गए तो हमारे लिए तो और अच्छी बात है। फिर हमारी टीम की एक एक प्लेयर को 800 मिलियन मिलेंगे। दोनों टीम के बीच बहस शुरू हो जाती है। दोनों टीम आमने सामने आकर झगड़ा शुरू कर देती है। हीरो अपने खाने का रैपर खोलकर देखता है। उस रैपर के अंदर एक फोक्स रहता है, जिसे देख के उसे यकीन हो गया था कि आज रात हमला जरूर होगा। थैनोस और नामग्यू मिंशो के पीछे पड़ जाते हैं। उसे ओ बटन दबाने के लिए धमकाने लगते हैं। उन लोगों को ऐसा करते हुए ली देख लेता है। वो वॉशरूम में रहे एक्स वाले प्लेयर से कहता है कि वो वाले प्लेयर हमारे एक्स वाले प्लेयर को धमका रहे हैं, जिससे वॉशरूम में दोनों टीम के बीच झगड़ा शुरू हो जाती है। थैनोस ली को गला दबा के मारने जाता है, तभी ली उसके गले में फोक्स से वार कर देता है। खाने के बाद फोक्स को फेंकने के लिए वो यहाँ आया था। थैनोस मर जाता है। ये देख के सब लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। पिंक सोल्जर रूम में आते हैं। 5 लोगों का एलिमिनेशन का अनाउंस होता है, यानी 5 लोग मर चुके हैं, जिसके साथ ही प्राइस मनी बढ़ जाती है। बाकी सब लोगों को वॉशरूम से रूम के अंदर लेकर आते हैं। रूम में आकर दोनों टीम के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। एक्स टीम कहती है कि पहले ओ टीम हमारे ऊपर हमला की। ओ टीम वाले कहते हैं कि एक्स टीम का आदमी हमारे एक आदमी को मार डाला। फिर से उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। दोनों टीम अपने अपने प्लेयर्स को काउंट करने लग जाते हैं कि किस टीम से कितने लोग मरे हैं। समुद्र के बीचों बीच जुनहो की शिप रहती है। जुनहो की टीम के एक आदमी बाहर आता है। वो देखता है कि शिप का कैप्टन ट्रोन को कुछ कर रहा है। वो पूछता है कि वो क्या कर रहा है। वो बताता है कि मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था। शिप का कैप्टन उसे बाहर लेकर आता है, फिर चाकू से उसे मार डालता है, फिर समंदर में उठा के फेंक देता है। तभी हमें पता चलता है कि शिप का कैप्टन किसी और ही मकसद से इनके साथ है। दोनों टीम काउंटिंग कर लेती है। उन्हें पता चलता है कि ओ टीम से 3 लोग मारे गए हैं, यानी कल एक्स टीम आसानी से वोट जीत सकती है। हीरो ओ टीम को देखता है। वे लोग एक्स टीम को घूरते हुए जाते हैं। 30 मिनट के बाद लाइट्स ऑफ होने का अनाउंस करते हैं। पिंक सोल्जर के लिए अनाउंसमेंट होती है। थोड़ी देर में एक स्पेशल गेम शुरू होगा। सब लोग अपने पोजीशन में चले जाओ, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि रात को प्लेयर एक दूसरे पर जरूर हमला करेंगे। हीरो अपनी टीम के लोगों को बताता है कि लाइट्स ऑफ होने के बाद वो टीम के लोग हम पर जरूर हमला करेंगे, क्योंकि वो लोग किसी भी हाल में वोट को हारना नहीं चाहेंगे। नंबर 1 कहता है कि
उनसे पहले हम क्यों ना उन पर हमला कर दें। हीरो कहता है कि हम एक दूसरे से लड़ नहीं सकते, लड़ना है तो हमें उनसे लड़ना चाहिए जिन्होंने ये जगह बनाई है, वो फ्रंटमैन और उसके अमीर बॉस जो इस समय इस जगह के ऊपर बैठे हुए हैं और हमारा मौत का खेल देख रहे हैं, क्योंकि उनके रूम के ऊपर मेन कंट्रोल रूम रहता है। ब्लैक मास्क पहना हुआ आदमी इसका हेड है, हमें उस तक पहुंचना होगा, तभी हम इस गेम को खत्म कर सकते हैं। नंबर 1 कहता है कि उनके पास बहुत सारे गन हैं, हम उनसे कैसे लड़ेंगे। हीरो कहता है उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। लाइट्स ऑफ होने के बाद जैसे ही खून खराबा होगा, ये देख के पिंक सोल्जर उन्हें रोकने के लिए अंदर आएंगे। वो मरे हुए प्लेयर्स को ले जाने में बिजी होंगे, तभी हम उन पर हमला कर देंगे। उनके ही हथियार से हम उन्हें मारकर उनके हथियार सब ले लेंगे, जिसके लिए हम सबको जिंदा रहना जरूरी है। रात को लाइट्स ऑफ होने के बाद हमें बेड के नीचे छुपना होगा ताकि वो लोग हम पर अटैक ना करें। नंबर 1 कहता है कि जो लोग ऊपर सोएंगे उनका क्या होगा। हीरो कहता है कि हम सबको नहीं बचा सकते, क्योंकि वो टीम वाले हम पर जरूर अटैक करेंगे, इसलिए इस गेम को रोकने के लिए सिर्फ यही एक तरीका है, हमें इस गेम को चलाने वाले से लड़ना होगा। इसके लिए हमें कुछ लोगों को सैक्रिफाइस करना होगा। नंबर 1 कहता है कि कुछ लोगों की सैक्रिफाइस से बाकी लोग बच जाते हैं तो अच्छा ही है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रात को लाइट्स ऑफ होने के बाद हीरो की टीम सबसे नीचे वाले बेड के नीचे छुप जाते हैं। लाइट्स ऑफ होने की थोड़ी देर बाद वो टीम से कुछ लोग एक्स टीम के अंदर आ जाते हैं और उन पर अटैक करते हैं। जो लोग नहीं सोए थे वे लोग उनके साथ फाइट करने लगते हैं, जो लोग सोए हुए थे वे लोग मारे जाते हैं। बहुत देर तक उनके बीच लड़ाई चलती रहती है। नाम की शैमी को देखता है, चम्मच से उस पर अटैक कर देता है। बेड के ऊपर से मेंशो चुप के नीचे देख रहा था। वो शैमी को बचाने के लिए पास रखे बोतल से नामकी पर मारता है, लेकिन उसका निशाना चुक जाता है। नामकी शैमी को मार डालता है। ये देख के मेंशो डर के छुप जाता है। तभी वहाँ पर सोल्जर आ जाते हैं और सब लोगों को दूर हटाते हैं। सारे मरे हुए प्लेयर्स को चेक करने के लिए आते हैं। हीरो की टीम मरने का एक्टिंग करके जमीन पर पड़े रहते हैं। सोल्जर उनके पास आते ही वे लोग सोल्जर पर अटैक कर देते हैं। उन्हीं का गन छीनकर उन पर गोली मारते हैं। बहुत सारे पिंक सोल्जर वहीं पर मारे जाते हैं। चीफ कंट्रोल रूम से ये सब देख रहा था। वो बाकी सोल्जर को वापस आने के लिए कहता है। कुछ सोल्जर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और गेट को बंद कर देते हैं, जिससे एक सोल्जर वहीं पर फंस जाता है। हीरो उस सोल्जर को गोली मारने से मना करता है। हीरो सोल्जरों के हथियार को इकट्ठा करने के लिए कहता है। एक्स टीम का एक आदमी ओ टीम वालों को गोली मारने के लिए जाता है। हीरो उसे रोक लेता और समझाता है। वो उसे कहता है कि अगर हम उन्हें मार देंगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रहेगा। हमारा हथियार उठाने का मकसद बहुत बड़ा है। सारे गन्स को जमा करके सब एक एक लेके रख लेते हैं। ये सब देखकर सोल्जर का चीफ बाकी सोल्जरों को एक साथ इकट्ठा करता है। हीरो सभी को बताता है कि हम उस मास्कमैन को ढूंढने जा रहे हैं जो एक गेम चलाता है। उसे पकड़कर इस मौत के खेल को खत्म करने जा रहे हैं। जो हमारा साथ देना चाहते हैं वो हमारे साथ आ सकता है। ये सुन के एक्स टीम से कुछ लोग उनके साथ आ जाते हैं। हीरो के साथ जाने के लिए तैयार होते हैं। जॉन बे, डैंग हो, पार्क, नंबर 1, युंजो और कुछ लोग ली और कॉन्ग उनके साथ जाने वाले थे। जून हुई और कॉन्ग की माँ उन्हें मना कर देते हैं। युंजो सभी को गन चलाने के बारे में बताती है। हीरो जिंदा बचे सोल्जर के सर पे गन रखता है। इन सब लोगों को मास्कमैन तक पहुंचाने के लिए कहता है। सोल्जर एक दरवाजे से उन सबको बाहर लेकर जाता है। वो जैसे सीढ़ियों पर आते हैं दूसरे सोल्जर उन पर हमला कर देते हैं। ये लोग सोल्जर से बचते हुए उन पर गोली मारते हैं। वहाँ के सोल्जर को मार के ये लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल रूम से चीफ इन लोगों को देख रहा था कि ये लोग कहाँ पर है। युंजो एक एक कैमरा को तोड़ते हुए जाती है। चीफ अपने सोल्जर को उनके पीछे भेजता है। काफी सोल्जर को मारने के बाद ये लोग एक दरवाजे पर पहुंचते हैं। सोल्जर कहता है कि उसके मास्क से ही ये दरवाजा खुलेगा। वो अपना मास्क निकालता है। वो मास्क को हीरो के हाथ में देने जाता है। वहाँ पर नंबर 1 को देख के वो डर जाता है। बाकी सोल्जर इस सोल्जर पर अटैक कर देते हैं। सब लोग फिर से छुपने लग जाते हैं। इस बार बहुत सारे सोल्जर आ जाते हैं, जिस कारण इन्हें गोली चलाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। डेनहो को बहुत सारे गन की आवाज सुनकर डर लगने लगता है। हीरो उस सोल्जर का मास्क लेकर जोंगबे को अपने साथ लेकर जाता है। नंबर 1 और बाकी लोग उन सोल्जरों का सामना करते हैं। ये लोग कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ रहे थे। ये सब चीफ कंट्रोल रूम से देखता है। उनके सामने सोल्जरों को भेज देता है, जिससे ये लोग फंस जाते हैं। दोनों साइड से गोली चलने लगती है। सबकी गोलियां खत्म होने लगती है। हीरो और जॉन भी उन सोल्जरों को मारते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके सामने बहुत सारे सोल्जर आ जाते हैं। हीरो के पास बहुत ही कम गोलियां रहती है। जोंग भी एक वॉकी टॉकी से नंबर 1 को ये बात बताता है। नंबर 1 बताता है कि उनके पास भी गोलियां खत्म हो रही हैं। हीरो कहता है कि उस रूम में बहुत सारे सोल्जर मरे पड़े हैं, उनके पास एक्स्ट्रा गन होंगे, उन्हें लेकर आ जाओ। नंबर 1 पार्क और हैंजो को वहीं पर छोड़कर अपने साथ 2 आदमी को लेकर जाता है। ग्योन की हेल्प करने के लिए नंबर 1 पार्क को अपने साथ लेकर जाता है। ग्योन की गोलियां खत्म हो चुकी थी। योंजो कहती है कि वो प्लेयर्स रूम जाकर वहाँ से हथियार लेकर आएगी। डैनो उसे रोककर कहता है कि वो जाएगा। वो बड़ी मुश्किल से प्लेयर्स रूम में आता है और डरते हुए सोल्जरों की पैकेट को चेक करने लगता है। हीरो की सारी गोलियां खत्म हो जाती है। कुछ देर बाद हीरो के पास नंबर 1 पहुंचता है। हीरो नंबर 1 से कहता है कि कंट्रोल रूम में जाने के लिए कोई और रास्ता है क्या देखो। नंबर 1 को एक और गन दे देता है। नंबर 1 दोनों गनों को लेकर दूसरा रास्ता ढूंढने जाता है। डेहो गन को कलेक्ट करके बाहर जाने वाला था। ऊपर आ रही गोलियों की आवाज से वो बहुत डर जाता है, इसलिए वो प्लेयर्स रूम में रह जाता है। युंजो उसे मदद के लिए बुलाती है। वो उसे कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर चुका था। युंजो और पार्क के पास गोलियां खत्म होते जा रही थी। डेन्हो के पास से कोई जवाब नहीं आ रहा था, इसलिए युंजो प्लेयर्स रूम जाने के लिए निकलती है। नंबर 1 अपने साथ 2
लोगों को लेके गया था उन पर सोल्जर अटैक करते हैं। नंबर 1 अपने असली रूप में आता है, अपने साथ आए दोनों लोगों को मार देता है। वाकी टाकी से ग्युनहो से कहता है कि सब खत्म हो गया, ये बोल के उन दोनों को और गोली मारता है, जिससे ग्युनहो को लगता है कि नंबर 1 और बाकी लोग भी मारे गए। इंजो प्लेयर रूम में डेनहो को ढूंढने लग जाती है, जो कि बहुत ही डरा हुआ बैठा था। वो उसे गन के बारे में पूछती है, वो उसे सॉरी कह के गन दे देता है। योंजो वहाँ से जाने वाली थी, तभी वहाँ पर सोल्जर आ जाते हैं। योंजो उन्हें शूट करने जाती है। कॉन्ग की माँ उसे रोक लेती है और कहती है, तुम अकेला उनका सामना नहीं कर सकती, तुम मारी जाओगी। उनकी बातें सुनकर योंजो गन छोड़ देती है। पार्क और बाकियों को सोल्जर घेर लेते हैं। ये लोग वापस प्लेयर रूम के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि उस तरह भी सोल्जर्स आ चुके थे। सरेंडर होने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। सोल्जर पार्क और दूसरे आदमी को मार देते हैं। हीरो भी सरेंडर होने के लिए सामने आता है। हीरो और जोंग भी सरेंडर होने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी। दोनों सर के पीछे हाथ करके बैठ जाते हैं। उनके सामने ब्लैक मास्क पहन के फ्रंटमैन आता है। वो हीरो से कहता है कि तुम्हें तो हीरो बनने का बड़ा शौक था, कैसा लगा हीरो बन के। उसके ऊपर गन पॉइंट करता है। वो जोंगबे को गोली मार देता है, हीरो को जिंदा रखता है। हीरो अपने दोस्त को मरता हुआ देख बहुत दुखी होता है। सोल्जर हीरो को पकड़ लेते हैं। ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आगे की कहानी क्या होगी सीजन 3 में पता चलेगा। आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। हमारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को बहुत सारा प्यार। फिर मिलेंगे अगली मूवी के